हेलो दोस्तों, रन थप्पड़ क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आरसीसी की अपनी कंटिन्यू सीरीज चल रही थी और अपने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, अपने स्लेब कंप्लीट हो गया था और आई होप स्लेब आपको जो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करेंगे अपन कि अपना जो जैसे कि अपन ने बात करी थी स्टार्टिंग में, जब मैं आपको जो लिमिट स्टेट मेथड जब स्टार्ट किया था तो उसके अंदर अपन ने बात करी थी कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन बात करता हूँ मैं शियर के अंदर, फ्लेक्सरल के अंदर, या फिर अपन ने बात करी थी टॉर्जन के अंदर, या फिर अपन ने बात करी थी ट्विस्टिंग के अंदर। तो ये जो अपना लिमिट स्टेट मेथड की अपन बात कर रहे थे, तो अपन ने जो है जब फ्लेक्सरल की बात करी तो फ्लेक्सरल के अंदर अपन ने बीम के अंदर पूरा डिटेल से डिस्कस किया। यानी कि बीम की अगर मैं बात करता हूं तो पूरा अपन ने जो है फ्लेक्सरल के लिए डिजाइन किया। ठीक है, शेयर की अपन बात करेंगे, यानी कि जब अपन टॉर्जन की बात कर लेंगे उसके बाद में जो मैं आपके शेयर पे आऊंगा, शेयर बॉन्डेड इस जो शेयर बॉन्ड और अपनी डेवलपमेंट लेंथ की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आज जो है अपन बात करेंगे शेयर की सॉरी टॉर्जन की अपन बात करेंगे कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ड्यू टू टॉर्जन अपना क्या रहता है और किस तरीके से अपन जो इसके अंदर डिजाइन करते हैं, किस तरीके से अपन इसमें डिजाइन करते हैं, तो उसकी अपन बात करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक क्या है कि अपने जैसे कि मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जामिनेशन में पूछे जाता है और पूछे जाएंगे तो आपको क्या है कि उसी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको देखना है। ठीक है, शेयर की बात जो जस्ट में जब से टॉर्जन खत्म होता है तो उसके बाद में शेयर पे आऊंगा, शेयर के बाद में अपन जो है कॉलम की बात कर लेंगे, यानी कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन की अपन बात कर लेंगे, जिसके अंदर अपन कंप्रेशन मेंबर यानी कि कॉलम डिजाइन की या फुटिंग डिजाइन की अपन बात करेंगे। तो मैंने आपको जब लिमिट स्टेट मेथड यानी कि जब मैं एलएसएम आपको करवा रहा था लिमिट स्टेट मेथड में जब आप करवा रहा था तो मैंने बात करी थी आपसे एक तो करी थी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कोलैप्स। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स यानी फ्लेक्सरल की मैंने बात करी थी। ठीक है, फ्लेक्सरल की, तो फ्लेक्सरल की अपन जो है जितने भी अपन ने जो बीम की डिजाइन करी है, बीम की जो डिजाइन करी है तो अपन ने किससे के अंदर करी है, फ्लेक्सरल से डिजाइन करी है। दूसरा मैंने बात करी थी आपसे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स यानी कि शेयर की मैंने आपसे बात करी थी। ठीक है, कि शेयर के अंदर जब अपना कोलैप्स यानी जो मोमेंट शेयर जो आपका फोर्स आता है तो उसको किस तरीके से अपन जो है एलिमिनेट करते हैं, उसको जो है डिजाइन करते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो मैं बात करता हूं तो तीसरे नंबर पे मैंने आपसे बात करी थी कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टॉर्जन की अपन ने बात करी थी, टॉर्जन की, या फिर मैं बात कर सकता हूं ट्विस्टिंग की, ट्विस्टिंग मूवमेंट की मैं बात कर सकता हूं। ठीक है, और नंबर 4 पे अपना जो होता है वो होती है लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, सॉरी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन बात करेंगे अपन कंप्रेशन की। ठीक है, कंप्रेशन की अपन बात करेंगे, यानी कि 4 जो आपकी लिमिट स्टेट की जो कोलैप्स आपका होता है तो उसकी जो मैं बात करूंगा। तो अपन ने जो फ्लेक्सरल की बीम के अंदर और स्लैब के अंदर जो डिजाइन करी है तो उसके अंदर अपन ने फ्लेक्सरल को कंसीडर किया है। और अगर मैं बात करता हूं कि टॉर्जन की, ठीक है, टॉर्जन को जो है आज की क्लास के अंदर और आज की यार नेक्स्ट क्लास जो अपनी होती है तो उसके अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे शियर और कंप्रेशन। उसके बाद में बचता है आपका एक तो शियर बचता है, एक कंप्रेशन बचता है। तो शियर बॉन्ड एंड स्ट्रेस जो मैं आपको एक क्लास या 2 क्लास के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद में अपन बात करें कंप्रेशन की, यानी कि कंप्रेशन अपना कौन सा मेंबर होता है जिसके अंदर अपन कॉलम की बात करेंगे। ठीक है, कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम डिजाइनिंग का आगे जो अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉर्जन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और टॉर्जन से आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए जो है अपन इसको पहले कर रहे हैं और इसको जो है पहले अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में जो है ज्यादातर डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं होती है और आप जैसे डिजाइन करते हो तो डिजाइन के लिए आपको जो इसके अंदर कुछ समस्याएं आ सकती है। तो अपन बात करेंगे आज टोटली टॉर्जन की। तो अगर मैं बात करता हूं टॉर्जन की, इंक डाल लेता हूं मैं मार्कर में इंक थोड़ा सा। ओके, चलो तो अपन बात करेंगे आज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टॉर्जन। ठीक है, टॉर्जन की अपन बात करने वाले। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब अगर शियर फोर्स की अपन बात करेंगे, जैसे कि आपने सोम में या फिर आपने जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी अपन टॉर्जन की बात करते हैं या शियर की बात करते हैं, जैसे शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है कि अपन सोम के अंदर पढ़ते हैं, तो वहीं से सारे कॉन्सेप्ट उठ के आए हैं। और इनका जो बेस है सबका क्या, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही है, यानी कि सोम से ही सारे कॉन्सेप्ट आपके उठ के आ रहे हैं। जैसे कि अपन कंप्रेशन की बात करें, टॉर्जन की बात करें, या फिर बात करें अपन ने शेयर की, ठीक है, कंप्रेशन की, तो ये सारे कहाँ से आ रहे हैं अपने, ये वहीं से आपके जो है जनरेट हो रहे हैं। तो जिन्होंने जो है सोम को अगर सही ढंग से पढ़ा
होगा, यानी सही को सोम को जो तरीके से अगर जो सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर करके पढ़े होंगे तो वहाँ से आपको जो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी अगर हो सकता है तो अपने यहाँ पे जो सोम की अपनी कंटिन्यू सीरीज चल रही है, ठीक है, तो वो आपको विष्णु सर पढ़ा रहे हैं सोम, तो उसके अंदर भी जो है आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल से क्लियर करवा देंगे। बात करता हूँ मैं आपसे कि एलएसएम के अंदर अपन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टॉर्जन की बात करेंगे। आज की क्लास के अंदर अपना क्या होगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टॉर्जन, ठीक है, टॉर्जन की या ट्विस्टिंग मूवमेंट की अपन बात करेंगे। ट्विस्टिंग मूवमेंट की जो है अपन बात करेंगे, तो ध्यान से समझना कि ट्विस्टिंग मूवमेंट होता क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स की। सबसे पहले मैं जो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, एक तो बेंडिंग मूवमेंट का, एक आपका शियर फोर्स का, ठीक है। ये दोनों मूवमेंट जो होते हैं अपने, जैसा कोई भी बीम होता है तो बीम के अंदर अपनी क्या है कि दो एक्सिस होती है, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, एक होता है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अगर मैं बात करता हूं जैसे कि अपना ये एक इस तरीके से आपके एक्सिस है, ये आपके एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई है और ये आपकी जेड एक्सिस है। इसी तरीके से आपके जो है कोई भी आपका जो बीम होता है या कोई भी मेटल होता है तो उसके अंदर तीन एक्सिस आपकी होती है, तीन एक्सिस के अलग अपना जो लोड लगता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको जो बेसिक समझना है कि जब अपना बेंडिंग मोमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि बेंडिंग मोमेंट की मैं बात करता हूँ, तो वो कब आता है, जब आपका जो फोर्स है, जैसे कि सपोज दैट ये अपना कोई फिक्स बीम है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये अपना कोई फिक्स बीम है और मैंने यहाँ पे कोई आपका जो है P किलोमीटर का या W किलोमीटर का कोई लोड लगा दिया, W किलोमीटर का कोई लोड लगा दिया है। तो ये जो लोड इसके ऊपर एक्ट करेगा तो अपना बीम क्या करेगा, बीम आपका जो है इस तरीके से आपका जो ये मूवमेंट, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे आपका जो मूवमेंट जनरेट होगा और ये इस तरीके से आपका जो है क्या होगा, बेंड होने की कोशिश करेगा। तो ये अपना जो होता है, यानी कि अगर यहाँ से मैं बात करता हूँ तो अपना जो फोर्स लगा वो किसके, ये अपना किसके जो है, किसके आपका जो किसके अगेंस्ट लगा, ये लगा आपका जो अपने ट्रांसवर्स जो एक्सिस है उसके जो है आपका, यानी कि अगर बात करें तो उससे अपना लगा। और बात करते हैं कि अपना लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के कोरेस्पोंडिंग जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उससे क्या होगा अपने, तो ये तो अपना क्या है कि जैसे अगर इसके मैं बात करता हूँ, जैसे अगर सिंपल है, इसको जो मैं आपको सिंपल एक लाइन डायग्राम से बताता हूँ, तो ये आपको जो W किलोमीटर का अगर लोड लग रहा है, तो W किलोमीटर का अगर आपने लोड लगा W किलोमीटर का, तो ये क्या करेगी, अपनी बीम कुछ इस तरीके से आपका बेंड हो जाएगा और यहाँ पे अपना क्या है, मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट आपको शो करेगा। लेकिन अब ये जो मोमेंट आ रहा है किसके, अपना जो है किसके अराउंड आ रहा है, ये आपका जो बात करते हैं अपन, तो ये इस तरीके से आपका जो मोमेंट यहाँ पे आपका जो डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, यानी बेंडिंग मोमेंट अपना क्या है कि जो अपनी ट्रांसवर्स जो एक्सिस होती है उसके एलोंग जो भी आपका मूवमेंट लगता है, ट्रांसफर एक्सिस के एलोंग जो भी आपका मूवमेंट लगता है, तो वो क्या है, अपना बेंडिंग मूवमेंट शो करता है। जबकि अपन बात करेंगे आज ओनली टॉर्जन की या ट्विस्टिंग मूवमेंट की। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट को आपको जो थोड़ा सा समझना है वो कैसे समझना है अपन, चलो इसी डायग्राम से अपन देखते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे इसका कोई एक एक्सिस होगा, ठीक है, ये अपना क्या है, इसका एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। तो अगर ये जो बीम है, इस बीम के ऊपर पूरा फोकस यहाँ पे देना है आपको भी। ये जो बीम है, ये बीम क्या है कि अपन को दिखाई दे रही है कि अपना, जैसे सपोज दैट कोई भी मान लेता हूं मैं, एक अपनी ये बीम है, ठीक है, ये राउंड शेप में नहीं, इसको आप जो अज्यूम करना कि आपका क्या है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर जो अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखता हूँ इसका, तो ये स्क्वायर है। तो ध्यान से देखना या फिर अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि सपोज दैट ये इंक है, इसका एक डिब्बा है, ठीक है, अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन देखता हूं तो क्रॉस सेक्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्रॉस सेक्शन आपका B/D में दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका जो है रेक्टेंगल या फिर जो है इसका स्क्वायर सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो समझने की कोशिश करना कि इसके अलोंग, अब अगर मैं बात करूंगा यहां से, तो इसमें क्या होगी, आपकी इस तरीके से दो एक्सिस होगी, ध्यान देना, दो एक्सिस होगी, और ये जो लोड लगेगा आपका, अगर ये यहां पर लगता है, यानी कि P क्या है, यहाँ पे जो CG, इसका क्या है, अगर इस CG पे लगता है, तो ऐसे अगर इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन डायग्राम में बनाता हूं तो कुछ इस तरीके का मेरा क्रॉस सेक्शन डायग्राम बन के आता है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर बात करते हैं अपन इस वाले जो आपकी ये एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस अपनी, ये अपनी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये आपकी ट्रांसफर एक्सिस हो जाएगी। तो अगर लोड आपका यहाँ पर एक्ट हो रहा है, ये क्या अपना CG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अगर इसको मैं इधर की साइड से, ध्यान देना, इसको अगर मैं इधर की साइड से देखता हूं, इस बीम को इधर की साइड से देखता हूं, तो मेरे को कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब अगर ये लोड है, अगर इस लोड की मैं बात करता हूं, तो ये लोड आपका इसके ऊपर लग रहा है, कहीं ना कहीं आपका ये लग रहा है, और ये बीम आपके, अगर इसको 3D के अंदर अगर अपन देखना चाहे तो ये बीम कुछ इस तरीके से आपकी दिखाई देगी, बीम आपकी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। सॉरी, ये बीम जो है, डायग्राम आप देख लेना बेटा थोड़ा सा, ये इस तरीके से अपन को दिखाई देती है। अगर मैं इसको 3D के अंदर देखता हूं तो 3D के अंदर अगर अपन देखेंगे ऐसे दिखाई देगी, हाँ बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी। ये 3D के अंदर आपका जो कुछ इस तरीके का पोर्शन इसका दिखाई देता है। तो ये जो लोड आपका लगेगा, ध्यान देना, ये जो लोड लगेगा, तो इसकी वजह से, अब ये जरूरी नहीं है कि आपका यहीं पे फिक्स आपका जो
आपकी जो ट्रांसफर जो एक्सिस आ रही है उसी पे आपका ये लोड लगे। अगर उसी पे अगर आपका ये लोड लगता है तो ये क्या होगी, आपकी कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। बट ये लोड हो सकता है कि आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर ये इसेंट्रिसिटी की अगर मैं ई की बात करता हूँ, इस इसेंट्रिसिटी ई की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे अपना जो मूवमेंट जनरेट होगा वो क्या होगा, आपका डब्ल्यू होगा नहीं होगा, यानी कि जो आपका बेंडिंग मूवमेंट यानी कि जो एम जनरेट होगा आपका क्या होगा, डब्ल्यू ई होगा, क्योंकि ये यहाँ पे लग रहा है। तो अगर ये फोर्स, ध्यान देना, अगर ये क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है तो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर अगर ये फोर्स यहाँ पे लगता है तो ये क्या करेगा, इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। ट्विस्ट का मतलब है कि जैसे कि अगर कोई फोर्स इसके कहीं बाहरी किनारे पे लग रहा है, या फिर जो अपन ने इसकी एग्जांपल लिया था इसके यहाँ पे लग रहा है, तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ फोर्स लगेगा तो ये इस तरीके, इसको इस तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। या तो आपकी साइड में, मेरी साइड में, आपकी साइड में, मेरी साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या करेगा, ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। तो वही उसकी रेजिस्टिविटी के लिए अपन आज जो बात करेंगे कि इसके अंदर क्या होगा। अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट आपका क्या होगा, डेवलप होगा, इस तरीके का मूवमेंट, यानी कि आपको एकदम से घुमाने की कोशिश करेगा, इसको मोड़ने की कोशिश करेगा। तो वो आपका जो ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, मरोड़ना। ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, मरोड़ना। तो आपका जो है ये इसी के अगेंस्ट अपन आज बात करने वाले हैं। टोटल आपका कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है, तो अपन बात करेंगे इसके बारे में बिना टाइम गवाए। बिल्कुल अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सीधा अपन जो है टॉपिक की बात करेंगे कि आपका किस तरीके से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो टॉपिक है वो स्पेशली यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए है। इसके अंदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक दो फॉर्मूले हैं जो आपके यूज आते हैं, तो उनके बारे में आपसे बात कर लूंगा। बाकी अपन जो अभी जैसे ही अपन नया बैच स्टार्ट करेंगे अपना, यानी कि जो आरसीसी का नया बैच स्टार्ट करेंगे, जो अपना जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए होगा, जो राजस्थान जेईएन की एग्जामिनेशन आ रही है, या आपका जो एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम आएगा, तो उसके लिए अपन नया बैच स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर अपन इसको डिटेल से डील करेंगे। अभी बात करते हैं अपन ओनली यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही अपन आज डिस्कस करेंगे। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या होता है, सीधा आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपन को जो सोल्व करना होता है और आपको जो 12 से 15 नंबर का मिल जाता है, ठीक है। 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है, तो वहां से अपन इसको डील करेंगे। बाकी इसकी जो थ्योरी है, इसके जो असम्पशंस है, वो अपन जो है वैसे अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। और अगर आपको जो ज्यादा डिटेल्स अगर इसको देखना, तो आपका कोड के अंदर क्लास नंबर जो 40 है, क्लास नंबर जो 40 है उसके ऊपर जो आपको पूरा डिटेल से दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। बाकी अपन जो है डिटेल से, बिल्कुल डिटेल से आरसीसी को मैं आपको इतनी डिटेल से कराऊंगा कि आप कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी डिटेल से भी आरसीसी होती है क्या। अपन यूनिवर्सिटी जब पढ़ते हैं या कोई कॉलेजेस के अंदर अपन पढ़ते हैं, तो अपन बिल्कुल ऊपर से पढ़ते हैं कि 20, 25, 30 लेक्चर के अंदर आपका जो कंप्लीट हो जाता है। बट एक्चुअल आरसीसी अगर आपको पूरी डिटेल से पढ़नी है, तो आपको कम से कम 60 से 70 लेक्चर चाहिए एक घंटे के, ठीक है। तो वो अपन बात करेंगे, लेकिन अपन जो अभी बात करते हैं कि बिल्कुल एकदम डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी बात करेंगे अपन ओनली सिलेबस जो अपना यूनिवर्सिटी के अंदर जो पूछा जाता है, और उसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि आपका जो बेंडिंग मूवमेंट है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के जो आपका ट्रांसवर्स आपका जो एक्सिस है, तो उसके अकॉर्डिंग आता है। अगर मैं टॉर्जन की बात करता हूँ, तो आपका जो है ट्विस्टिंग जो मूवमेंट है, ट्विस्टिंग मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ट्विस्टिंग मूवमेंट की बात करता हूं, तो ये किसकी वजह से आता है, ये आता है अपना किसके अलोंग, ये आता है अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अलोंग जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अलोंग अपना क्या आता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट आता है। तो यहीं से अगर मैं बात करता हूं, तो आपसे जो है थोड़ा सा अपन इससे बात करेंगे कि क्या कौन से इसके अंदर कौन कौन सी लेंथ होती है, क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या क्या डाटा गिवन हो सकता है, तो उनकी डिटेल अपन यहाँ से देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, एक आपको बताता हूँ कि जो आपका ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है या मेन रेनफोर्समेंट होता है, तो उसकी डिटेलिंग अपन इसके अंदर किस तरीके से देते हैं, तो उसके जो है मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा डायग्राम बना के शो करता हूँ। तो डायग्राम को एक बार ध्यान से देखना, और उसके बाद में अपन आगे चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपन इसके डिजाइन कर देंगे। क्या क्या डिजाइन, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा, बिना किसी दिमाग के, बिना किसी आपको जो है इधर उधर भागे बिना, डायरेक्ट आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और कंटिन्यू कर देना है। तो अगर मैं बात करता हूं कि जैसे कि मेरा कोई बीम सेक्शन है, बनाते हैं अपन एक बीम सेक्शन, ये जो मेरा एक बीम सेक्शन है, ठीक है, डायग्राम मेरे से थोड़ा ऐसा ही बनता है, तो आप जो इसको बिल्कुल फेयर बना लेना कि ये आपका कोई बीम सेक्शन है और इसके अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है। और रेनफोर्समेंट आपको पता है कि मेरे को पता है कि ये अपना क्या होता है, ये मेरा होता है बी, ठीक है, ये मेरा होता है बी। और अगर मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा रखा है, अगर आप देखते हैं ध्यान से देना, इसके अंदर ये आपका ना तो कोई डब्ल्यू रेनफोर्समेंट है, डब्ल्यू नहीं है,
डबली बीम की अगर मैं बात करता हूं तो डबली बीम ये नहीं है, ठीक है। ये वैसे आपको दिखेगा कि डबली जैसा, लेकिन ये क्या होता है कि अपन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका कोई भी ये इस तरीके से आपका कोई बीम है, ठीक है, और यहां से अगर आपका कोई एक्सिस जा रहा है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन अपन को इस तरीके से दिखाई देगा, और इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा रखी होगी वो रेनफोर्समेंट मेरे को कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो वही चीज वो इसको जो मैं यहाँ पे आपका ट्रांसफर कर रहा हूँ, सेम वही चीज है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इमेज करते हुए चलिएगा आप, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मेरे को क्या है कि आपकी जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, ध्यान से देखना और कंटिन्यू करना। अब जो ये रेनफोर्समेंट आपका जो प्रोवाइडेड है, अब मेरे को पता है कि इनको बांधने के लिए मेरे को स्टेरअप्स प्रोवाइड करवाने होंगे, करवाने पड़ेंगे नहीं करवाने पड़ेंगे, बिल्कुल करवाने पड़ेंगे जी। तो ये मैंने क्या कर दिया, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इसके अंदर प्रोवाइड करवा दिया है, और इसको भी मैं डबल लेयर के अंदर खींच देता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी जो वायर की थिकनेस होती है, कुछ ना कुछ जो भी आपका स्टेरअप्स जो आपने प्रोवाइड करवाया है उसकी कुछ थिकनेस होती है, उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। तो आपका ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्टेरअप्स, इसको क्या बोलता हूं मैं, स्टेरअप्स, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टेरअप्स। तो ये मैं आपको जो थोड़ा सा इसको डिटेल से कर ठीक है। अब जो ये मेरा बी है, और आपको पता है कि जो अपना डी होता है, डी कहां से कहां तक होता है, अपना डी होता है जो आपका आउटर मोस्ट जो कंप्रेशन है वहां से लेके, अगर मैं बात करता हूं इसके सेंटर तक, ठीक है, इसके सेंटर तक ही मैं बात कर रहा हूं, चारों पे मैं प्लस का साइन लगा देता हूं ताकि आपको जो है इसका सेंटर भी पता रहे कि इसका सेंटर कहाँ है, अपना जो मेन रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करवा रखा है उसका सेंटर कहाँ पर है। तो यहां से यहां तक अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैंने दे दिया डी, ठीक है, इसको मैंने दे दिया डी। अब अगर मैं बात करता हूं कि इसके अंदर एक लेंथ और है, जो आपके ये जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है इससे लेके, यानी कि जो अपने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो इनके सेंटर से लेके और यहां तक थोड़ा सा इसको मैं ये जो अपना विड्थ है इसको मैं ऊपर सरका देता हूं, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं इसको, ताकि नीचे के सारे में डिटेल लिख सकूं। ये अपना बी है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये अपना बी है, और यहां से यानी कि आपका जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है इसके सेंटर से लेके और इस सेंटर तक, और इसको मैं नाम दे देता हूं B1। अभी मैं लिखवा देगा कि ये आपका जो क्या क्या शो करता है, ये मेरा B1 है, ठीक है। और यहां से अगर मैं बात करता हूं कि ये जो रेनफोर्समेंट यानी कि जो अपना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाया और इसको अपन ने एक स्टेरअप से बांधा है, तो ये स्टेरअप्स है इसके सेंटर से, स्टेरअप्स का भी कुछ डायमीटर होगा, जैसे कि 8 mm का स्टेरअप्स अपने प्रोवाइड करवाया है, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, 4 mm का, ठीक है। तो इसके यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो इसका सेंटर है, और इसके सेंटर से लेके अगर इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने x1 दिया है, x दिया, हाँ बिल्कुल, मैंने इसको जो है x नाम दे दिया है। और अगर इसको मैं नाम देता हूं, यानी कि ये जो आपका है, ये जो इसका सेंटर है, यानी कि जो आपका स्टेरअप्स है इसके सेंटर से लेके अगर मैं बात करता हूं आपका इसके सेंटर तक, तो ये डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया y। यानी कि अगर ये आपका जो है x एक्सिस पे और ये आपका y एक्सिस पे, इसकी लेंथ जो होगी उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि आपका जो x, अगर मैं y की बात करता हूं तो आपका x क्या है, x आपका हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स का मतलब जो स्टेरअप्स आपने प्रोवाइड करवा रखे हैं, लेग्स ऑफ स्टेरअप्स अलोंग शॉर्टर साइड एंड लॉन्गर साइड की अपन बात करते हैं। अगर एक्स की मैं बात करता हूं तो आपका शॉर्टर साइड हो जाएगा, शॉर्टर साइड, और अगर वाई की मैं बात करता हूं तो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड की अपन बात कर रहे हैं। तो यहां से और उसके बाद में जो मैंने नाम दिया है, इसको जब मैंने नाम दे दिया B1, और यहां से जो ये सेंटर है, ध्यान देना, ये जो सेंटर है इस सेंटर से लेके और इस रेनफोर्समेंट के सेंटर तक जो अपना मेन बार है, इसको मैं नाम देता हूं D1। थोड़ा ध्यान से देख लेना और इसको जो है ध्यान से बना लेना, ठीक है। ये अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, और जो ये यहां से यानी कि अगर हम अपन बात करते हैं, ये तो अपना ओवरऑल डेप्थ हो ही जाता है। तो ये अपना कुछ इस तरीके से रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग अपन को दिखता है जब अपन टॉर्जन के अंदर देखते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूंगा कि इसके अंदर जो भी लोड आएगा, वो लोड को ट्विस्ट, जो आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा, जिसको अपन ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या मेन रेनफोर्समेंट जो अपना वो बियर करेगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट क्या क्या है, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं डी की, तो डी आपका क्या है, ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ। अगर मैं बात करता हूं स्मॉल डी की, तो ये क्या आपका इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, डेप्थ। अगर मैं बात करता हूं बी के बाद में आपका बी हो गया, डी हो गया, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं किसका, B1 का, तो B1 क्या है मेरा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार्स। B1 की अगर मैं बात करता हूं, B1 आपका क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर्स बार, जो को आपके कॉर्नर्स पे जो बार है, कॉर्नर्स बार्स इन शॉर्टर डायरेक्शन, ठीक है, शॉर्टर डायरेक्शन, ठीक है, शॉर्टर
डायरेक्शन। शॉर्टर डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ D1 की, ये क्या आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार्स इन लॉन्गर डायरेक्शन, ठीक है, लॉन्गर साइड या लॉन्गर डायरेक्शन, ठीक है, लॉन्गर डायरेक्शन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ एक्स और वाई की, तो एक्स क्या है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन लेग्स ऑफ स्टिरअप्स, लेग्स ऑफ स्टिरअप्स, स्टिरअप्स, स्टिरअप्स इन एक्स अपना किसमें, शॉर्टर में, ठीक है, शॉर्टर डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन। अगर मैं वाई की बात करता हूं तो वाई अपना क्या है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन लेग्स ऑफ स्टिरअप्स, स्टिरअप्स, ठीक है, स्टिरअप्स इन लॉन्गर, लॉन्गर डायरेक्शन, ठीक है, लॉन्गर डायरेक्शन। तो आपको जो ये चीज लिख लेनी है कि अपना इसके अंदर जो शो हो रहा है वो अपनी क्या क्या डायरेक्शन है। और बी की अगर मैं बात करता हूँ, बी रह गया एक अपना, तो अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी क्या है अपना इफेक्टिव या विड्थ ऑफ बीम, ठीक है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, विड्थ ऑफ बीम, ठीक है, विड्थ ऑफ बीम, जो भी आपका बीम है उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी बी, ठीक है। ये अपना कुछ डिस्टेंस है। अब बात करते हैं कि अगर मेरे ट्विस्टिंग के अंदर, टॉर्जन के अंदर अगर मैं डिजाइन करता हूं तो उसके लिए मेरे को क्या क्या जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा और अपन को जो क्या क्या उसके अंदर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या दिया हुआ हो सकता है, तो डायरेक्ट मैं प्रोसीजर पे आ जाता हूँ और इसकी जो डिटेल्स है, यानी कि जो थ्योरी की अगर मैं बात करता हूँ, डिटेल्स अपन शियर बॉन्ड एंड टॉर्जन जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर ज्यादा डिटेल्स इसको अपन जो है कंसिडर कर लेंगे और ज्यादा डिटेलिंग से अपन जो देख लेंगे। आपको अभी जो है आप डायरेक्ट में स्टेप्स फॉलो करूंगा और इसी टाइप्स के स्टेप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या फिर अपना जो गेट या आईएएस का पेपर होता है तो उसके अंदर यहां से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उठ के आता है, तो उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो अगर मैं बात करता हूं आगे, जो अपन बात करते हैं कि आगे जब मैं बात करता हूं कि इसके क्या क्या प्रोसीजर होता है, आई होप ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, ठीक है, ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, तो इसको जो मैं यहां से रब कर देता हूं। तो अब बात करूंगा मैं, अगर मैं बात करता हूं कि इसके अंदर मेरे को प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, तो प्रोसीजर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जो है आप लिख सकते हैं प्रोसीजर फॉर द डिजाइन ऑफ बीम फॉर टॉर्जन, प्रोसीजर या डिजाइन स्टेप्स कह सकते हैं आप, डिजाइन स्टेप्स, ठीक है, फॉर द बीम फॉर टॉर्जन, ठीक है, डिजाइन प्रोसीजर ऑफ द बीम फॉर टॉर्जन, ऑफ लिखना है यहाँ पे, ऑफ द बीम फॉर टॉर्जन, ठीक है, टॉर्जन की अपन बात करेंगे, टॉर्जन की बात कर रहे हैं जिसको अपन लिमिट स्टेट ऑफ मेथड, जो अपना लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है लिमिट स्टेट मेथड के अंदर, तो लिमिट स्टेट मेथड के अंदर अपन जो इसको डील करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहां से मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अपन को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हो सकता है, गिवन डाटा की अगर मैं बात करता हूं, अगर गिवन डाटा की अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या क्या गिवन हो सकता है, क्या क्या गिवन हो सकता है उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो क्वेश्चन के अंदर अपन को जो है गिवन डाटा क्या है, और अगर इसकी जो पूरी प्रोसीजर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से आप कोड का क्लास नंबर भी लिख सकते हैं कि जो अपना क्लास नंबर 41 है, 41 क्लास नंबर 41 पेज नंबर 74, कौन सा पेज नंबर 74 पे पूरा जो है डिजाइन का प्रोसीजर आपको दिया हुआ है। कौन से कोड में, कोड तो आपको रट गया होगा, IS 456 2000 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 2000 की IS 456 2000 की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये आपको वहां पे भी पूरा जो है डिजाइन प्रोसीजर इसका मिल जाएगा, आप जो एक बार कोड को खोल के देखोगे तो अपन क्वेश्चन में गिवन क्या क्या हो सकता है कि एक तो आपको गिवन होगा अपना, क्या गिवन हो सकता है, MU गिवन होगा, MU को मैं क्या बोलता हूँ, अल्टीमेट मूवमेंट, क्या बोलते हैं अपन, अल्टीमेट मूवमेंट, ठीक है, अल्टीमेट मूवमेंट हो सकता है कि आपको अल्टीमेट मूवमेंट नहीं देखे या अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट, इसको क्या कह सकते हैं अपन, अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट। अगर अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट आपको कब दिया होगा, जब आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हो डिजाइन मूवमेंट, ठीक है, डिजाइन मूवमेंट लिखा हुआ हो, या तो या आपको लिखा हो फैक्टराइड मूवमेंट, या लिखा हो आपके पास में अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट, तो ये अपन उसको अल्टीमेट मानेंगे, अदरवाइज उसको जो क्या मानेंगे अपन, ओनली बेंडिंग मूवमेंट मानेंगे। और अगर बेंडिंग मूवमेंट को मैं डिजाइन मूवमेंट या डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट या फैक्टराइड मूवमेंट या अल्टीमेट मूवमेंट अगर उसको बनाता हूं तो उसको क्या करना पड़ता है, मेरे को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि आपको क्या दिया हुआ हो सकता है। दूसरा आपको दिया हो सकता है इसके अंदर TU,
ठीक है, बात करेंगे टी यू क्या होता है। टी यू जो टी यू की बात में बात करता हूं तो टी यू आपका क्या होता है, अल्टीमेट टॉर्जन मूवमेंट, अल्टीमेट टॉर्जन मूवमेंट, अल्टीमेट टॉर्जन मूवमेंट की मैं बात करता हूं तो ये आपको गिवन हो सकता है। अल्टीमेट टॉर्जनल जो मूवमेंट है, टॉर्जनल, ठीक है, टॉर्जनल मूवमेंट की मैं बात करता हूं तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिल सकता है। तीसरा आपको दिया हुआ रहेगा वी यू। वी यू क्या अपना, वी यू होगा वो होगा आपका अल्टीमेट शियर, ठीक है, अल्टीमेट शियर फोर्स जो रहेगा उसको मैं यहां से वी यू से डिनोट कर देता हूं कि वी यू आपको गिवन हो सकता है। और आपको क्या दिया हो सकता है, आपको दिया हो सकता है कि विड्थ और डेप्थ ऑफ द बीम, यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि आपको विड्थ दिया हुआ हो सकता है, विड्थ ऑफ बीम, ठीक है, ये गिवन डाटा है कि गिवन डाटा अपन को क्या दिया हुआ मिल सकता है। और इससे रिलेटेड जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको जो डिटेल से पता चल जाएगा कि अपन को क्या क्या दिया हो सकता है, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो विड्थ ऑफ द बीम, और आपको दिया हो सकता है कि डी यानी कि ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ की मैं बात करूंगा, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम ये आपको गिवन हो सकता है। या आपको हो सकता है स्मॉल डी यानी कि इफेक्टिव डेप्थ, कई बार ओवरऑल नहीं देके आपको जो इफेक्टिव भी दे सकता है, तो आपको दिया हो सकता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है। इसकी भी अपन यहाँ पे बात कर लेंगे कि ये आपको जो है दिया हुआ हो सकता है। क्वेश्चन के अंदर ये चीजें आपको दी हुई हो सकती है। जब मेरे को ये चीजें दी है, यानी कि मेरे को क्या दिया हुआ उसने मेरे को अल्टीमेट मूवमेंट भी दिया, उसने मेरे को टॉर्जनल मूवमेंट भी दिया, उसने मेरे को जो शियर भी दिया है, विड्थ और बीम, और यहाँ से एक दिया हुआ रहेगा आपको कॉन्क्रीट का ग्रेड, यानी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। ये आपका जो अगर नहीं भी दिया हुआ तो आप इसको अज्यूम कर सकते हैं। ये क्या आपका, अगर मैं बात करूंगा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट या फिर आपका जो ग्रेड ऑफ स्टील, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये अपना क्या है, ये अज्यूमेबल डाटा है। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, तो नहीं तो बाकी इसको जो आप क्या कर सकते हैं, इसको अज्यूम भी कर सकते हैं। ये क्या आपका अज्यूमेबल डाटा है, ठीक है। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, ध्यान से देना कि अगर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो स्टील जो दिया हुआ कौन से ग्रेड का है, या आपको कंक्रीट दिया हुआ तो आपका कौन से ग्रेड का है। नहीं दिया हुआ तो आप सीधा सा, मैंने आपको बताया था कि M20 और Fe415 अज्यूम कर लिया करो सीधा, ठीक है। बिल्कुल ईजी रहेगा, कैलकुलेशन ईजी रहेगी, सारी चीज में के अंदर आपको जो है परेशानी नहीं होगी, यानी बिल्कुल ईजी जो है आपका ये रहेगा। अगर नहीं दिया हो तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं, बाकी जो अगर दिया हुआ है तो वहां से आप जो डाटा उठा सकते हैं। अब अपन चलते हैं कि इसका जो कौन कौन से स्टेप्स अपन को फॉलो करनी होती है जब अपन डिजाइन करते हैं, तो कौन सा अपन को इसका स्टेप्स फॉलो करना होता है, तो उसकी अपन बात कर लेते हैं। ये तो आपके गिवन डाटा की बात हो गई कि गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ हो सकता है, तो ये आप जो नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं कि डिजाइन स्टेप्स की, तो डिजाइन स्टेप्स के अंदर सबसे पहले अपन को क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद में अपन को जो है कौन से स्टेप्स पे आना है। तो बात करते हैं यहाँ पे स्टेप्स की। तो स्टेप्स की अगर मैं बात करता हूं, स्टेप्स यानी डिजाइन स्टेप्स की अगर बात करता हूं, डिजाइन स्टेप्स फॉर टॉर्जन, ठीक है, फॉर टॉर्जन की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले अपन को क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन को फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट शियर। क्या अपन को स्टेप नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट में आप क्या कैलकुलेट करेंगे, वो आप कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट शियर। इक्विवेलेंट शियर की अगर मैं बात करता हूं तो इक्विवेलेंट शियर आपका क्या होता है, तो आप फर्स्ट में लिखेंगे कैलकुलेट इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट शियर। इक्विवेलेंट शियर क्या होता है अपना, VE, क्या होता है VE से मैं इसको डिनोट करता हूं, और ये अपन को कोड के अंदर दिया हुआ है। इक्विवेलेंट शियर की अगर मैं बात करूंगा तो आपको एक कोड के अंदर गिवन है, क्लास नंबर आपका जो क्लास नंबर 41.3.3, क्लास नंबर 41.3.3, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 41.3.3 पे आपका ये गिवन है, 41.3.1 पे, कहाँ पे 41, यहाँ पे मैं लिख दूं आपको क्लास नंबर 41.3.1 के अंदर। और अगर पेज नंबर की मैं बात करता हूं तो पेज नंबर आपका कोड का है कितना, 75, कितने पे 75 कोड पे आपको जो ये दिया हुआ है कि आपको इक्विवेलेंट शियर कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि शियर एंड टॉर्जन के यहाँ पे दिया हुआ है 41.3.1 के अंदर। तो इक्विवेलेंट शियर VE शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला, आपको गिवन है पेज नंबर 75 पे। तो यहाँ से अपन इक्विवेलेंट शियर यानी कि VE की मैं बात करता हूँ, तो VE अपना क्या होता है कि एक तो आ रहा है आपका शियर फोर्स जो आपने लिया है, कि एक तो आ रहा है अपना VU, ठीक है, ये तो अपना नॉर्मल है। दूसरी बात अपना क्या, दूसरा क्या आ रहा है, वो अपना आ रहा है कौन सा, वो अपना आ रहा है VT, यानी टॉर्जन की वजह से जो आपका
सीयर जो आपका आ रहा है, यानी कि सीयर की वजह से अगर मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी वीटी नहीं, आपका ये हो जाएगा वी यू एंड टी यू, वीटी ने टी यू, ठीक है, टोर्जन, ठीक है, टोर्जन की वजह से अगर मेरा आ रहा है तो दोनों का जो निकलेगा, यानी दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका इक्विवेलेंट सीयर। तो यहां से वीई की आपको जो है फॉर्मूला गिवन है कि आपका वी यू प्लस 1.6 टी यू अपॉन 1.6 टी यू अपॉन बी, टी यू अपॉन बी, अपना जो कोड के अंदर जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो अपना क्या है, वो अपना फॉर्मूला है कि वी ई इज इक्वल टू, यानी कि इक्विवेलेंट जो सीयर आप निकाल रहे हो तो वी यू प्लस 1.6 टी यू अपॉन बी, और टी यू आपको पता है क्या है, ये आपका है टॉर्जनल मोमेंट, टॉर्जनल मोमेंट, ठीक है, टॉर्जनल मोमेंट की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूं, ये आपका टी यू क्या है, टॉर्जनल मोमेंट। तो ये फॉर्मूला अपन को गिवन है कहाँ पे, 41.3.1 पे, जो पेज नंबर 75 पे, वहां से आप जो ये फॉर्मूला देख सकते हैं। अब ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप जैसे ही मैं निकालता हूं, ठीक है, सेकंड स्टेप जैसे ही मैं निकालता हूं, यहां से आप जो इसको, अगर आपको पता हो, ये तो सारी चीजें आपको पता होगी, नहीं है तो लिख सकते हो आप कि वी ई तो हो जाएगा आपका क्या, इक्विवेलेंट सीयर, ठीक है, इसकी मैं बात करता हूं इक्विवेलेंट सीयर। और अगर मैं वी यू की बात करता हूं तो वी यू क्या है मेरा, अल्टीमेट सीयर, ठीक है, अल्टीमेट सीयर। अगर टी यू की मैं बात करता हूं, टी क्यू आपका अल्टीमेट टॉर्जनल, अल्टीमेट टॉर्जनल, ठीक है, टॉर्जनल। बात करते हैं अपन स्टेप नंबर सेकंड की, ठीक है, बात करते हैं स्टेप नंबर सेकंड की। फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन ने क्या निकाला, फर्स्ट स्टेप में अपन ने कैलकुलेट किया इक्विवेलेंट सीयर, क्या कैलकुलेट किया, इक्विवेलेंट सीयर। सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड स्टेप मेरा क्या हो जाएगा कि जब मैंने इक्विवेलेंट सीयर कैलकुलेट कर लिया है तो मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट इसका जो आपका सीयर स्ट्रेस जो आएगी, यानी इक्विवेलेंट जो आपका सीयर आया है उस सीयर के अकॉर्डिंग मेरा सीयर स्ट्रेसेस कितना आएगा, तो मैं सेकंड स्टेप पे क्या करूंगा, कैलकुलेट इक्विवेलेंट सीयर स्ट्रेस, ठीक है। सीयर स्ट्रेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये अपन कहां से कैलकुलेट करते हैं, तो सीयर स्ट्रेस अपना क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं टाउ वी से इसको मैं लिख देता हूं। और ये कहां पर है अपना, क्लास नंबर, अगर क्लास नंबर की अपन बात करें तो क्लास नंबर 40.1, क्लास नंबर 40.1 और पेज नंबर 72 पे आपको ये चीज गिवन है, पेज नंबर 72 पे आपको ये चीज गिवन है। और टाउ वी अपना क्या होता है, वो होता है अपना वी अपॉन बी डी, क्या होता है, वी अपॉन बी डी, और वी आपको पता है ये क्या अपना इक्विवेलेंट सीयर, ठीक है, इक्विवेलेंट सीयर की अपन बात करते हैं। और बी और डी क्या आपका, बी आपका हो जाएगा इफेक्टिव जो, सॉरी, विड्थ ऑफ द बीम, एंड डी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मैं बात कर सकता हूं ये आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीम, ठीक है, जिसके अंदर आपका बी विड्थ है और डी आपका क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। तो इसकी अपन बात कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जब मैंने कैलकुलेट कर लिया है कि इक्विवेलेंट सीयर मेरा आ गया है, इक्विवेलेंट सीयर स्ट्रेसेस मेरा आ गया है, तो यहां से मेरे को एक चीज पता चलती है कि जो ये सीयर आ रहा है उस सीयर के लिए अपन क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट की डिजाइन करेंगे। दूसरी बात, जितना मूवमेंट अपना ऑलरेडी पहले से आ रहा था जो डिजाइन मूवमेंट, उसके लिए अपन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात करेंगे। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर देता हूं, स्टेप नंबर 3 पे एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करता हूं। तो यहां से आप लिखेंगे कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील, जिसको मैं लिखता हूं AST से। और AST कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, वो क्या है, जीरो आपका किसके लिए, MU के लिए कर रहे हैं अपन, तो MU अपॉन 0.87 FY 1 माइनस FYD, ठीक है, 0.87 FYD, हाँ सॉरी 0.87 FYD 1 माइनस 0.42 XU मैक्स अपॉन डी, ठीक है, XU मैक्स अपॉन डी। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, यहां से एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकता हूं। जब एरिया ऑफ स्टील मैंने कैलकुलेट कर लिया है तो मैं क्या निकालूंगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चेक लगाना है कि जो मैंने इक्विवेलेंट जो सीयर स्ट्रेसेस निकाली थी वो मेरी कितनी है, और मेरा मैक्सिमम जो कोड रिकमेंड करता है कि मेरा मैक्सिमम सीयर स्ट्रेसेस कितनी आ सकती है, नॉमिनल जो नॉर्मल सीयर और मैक्सिमम सीयर की मैं बात करता हूं तो अपना कितना आ सकता है, तो आईएस कोड अपन को रिकमेंड करता है पेज नंबर 73 पे अपना टेबल नंबर 19 एंड टेबल नंबर 20 जो दिया हुआ, तो उसके अंदर अपनों को क्या नॉर्मल जो अपन बात करते हैं कि नॉर्मल सीयर स्ट्रेस की, या फिर जो अपन डिजाइन सीयर स्ट्रेस या मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस की अपन बात करेंगे। तो यहां से AST, अगर AST की मैं बात करता हूं तो AST मेरा कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालूंगा कि जो मैंने AST निकाला है
उसके लिए मेरा परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आएगा, तो उसके अपन यहां से बात करेंगे कि परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टील मेरा क्या हो जाएगा, AST अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू 100। तो यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, P परसेंटेज निकाल सकता हूं। ये परसेंटेज ऑफ स्टील मैंने क्यों निकाला, क्योंकि जैसे अपन टेबल नंबर 19 जो डिजाइन शियर स्ट्रेस जो अपना होता है, तो उसको लेने के लिए डिजाइन शियर स्ट्रेस जिसको मैं टाउ सी से लिखता हूं, तो टाउ सी अपने कोड के अंदर दिया हुआ है न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो टाउ सी को अपन को निकालने के लिए पहले अपन को परसेंटेज ऑफ स्टील का पता होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ स्टील के बाद में अपने पास में जो ग्रेड दिया हुआ है, कंक्रीट का जो ग्रेड होता है, उस ग्रेड के अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल सकते हैं, टाउ सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टाउ सी जब मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो टाउ सी कैलकुलेट करने के लिए मेरे को परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए। तो यहां से मैं एक चेक लगा सकता हूं, और वो मेरा चेक क्या हो जाएगा कि जो परसेंटेज ऑफ स्टील मैंने निकाला है, परसेंटेज ऑफ स्टील की अगर मैं बात करता हूं, तो परसेंटेज ऑफ स्टील जो मैंने निकाला उसके अकॉर्डिंग क्या कर देता हूं, मैं टाउ से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि कैलकुलेट या फाइंड आउट टाउ सी एंड टाउ सी मैक्सिमम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 19 एंड टेबल नंबर 20 ऑफ IS 456/2000। और अगर पेज नंबर की आप बात करो तो पेज नंबर आपका हो जाएगा 73। यहां पे आपकी ये टेबल्स दी हुई है, ये टेबल्स आपका गिवन है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील मैंने निकाल लिया। तो यहां से मैं दो चेक लगाऊंगा, एक चेक लगाऊंगा मेरा कि टाउ VE आपका क्या हो जाता है, टाउ VE अगर आपका ग्रेटर देन हो जाता है टाउ सी मैक्सिमम से, ध्यान देना कि टाउ VE जो अपन ने निकाला था, इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेसेस जो निकाली थी, अगर वो टाउ सी मैक्सिमम से ज्यादा हो जाता है, तो देन अपन क्या करेंगे, देन रिवाइज द सेक्शन, जो आपका सेक्शन है, देन रिवाइज द सेक्शन की मैं यहाँ पे बात करूंगा कि अपन सेक्शन को रिवाइज कर देंगे। सेकंड मेरा क्या कहता है, सेकंड जो मेरा क्या कहता है कि अगर टाउ VE लेस देन टाउ सी है, ध्यान देना, टाउ VE इज लेस देन टाउ VE अगर लेस देन टाउ सी, जो मेरी डिजाइन स्ट्रेसेस है, तो डिजाइन स्ट्रेस की जो वैल्यू से टाउ सी से लेस देन या इक्वल टू है, तो इस कंडीशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, देन वी प्रोवाइड कौन सा, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, कौन सा, ट्रांसवर्स, देन अपन क्या करेंगे, वी प्रोवाइड ट्रांसवर्स या मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू IS 456 का क्लास नंबर लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू क्लास नंबर 26, अकॉर्डिंग टू क्लास नंबर 26.5.1.6 26.5.1.6 पेज नंबर 48। यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, यहां से मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट निकाल लेंगे। अब मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए पेज नंबर 48 में मेरे को एक फॉर्मूला गिवन है, और वो फॉर्मूला क्या है, ASV अपॉन B इंटू SV इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। ये फॉर्मूला जब मेरे को गिवन है, और यहाँ पे ASV क्या है, ये मेरा मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट है, क्या है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट का एरिया है, एरिया ऑफ मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। तो उसके लिए मैंने निकाल लिया है ASV। तो ASV निकाल लिया, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट अपन को प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड एज पर द क्लास नंबर 41.4। किसके अकॉर्डिंग, क्लास नंबर 41.4 के अकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड करवा देता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि मेरा जो ट्रांसवर्स की तो मैंने बात करी, उसके बाद में लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट की बात करता हूं, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकेंगे लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट क्या हो जाएगा कि यहां से मैं क्लास नंबर, ठीक है, क्लास नंबर 41.4 सॉरी 41.4.2 और पेज नंबर की मैं बात करता हूं, तो पेज नंबर आपका हो जाता है 75, पेज नंबर 75। तो यहां से मेरे को लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट में प्रोवाइड करवा सकता हूं कि मेरे को कितना प्रोवाइड करवाना है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट जो आपका आया है,
इसके अकॉर्डिंग मेरे को एक चीज यहाँ पे और ये पता करनी पड़ेगी कि जो जो ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाऊंगा तो इसके लिए मेरा जो बेंडिंग मूवमेंट है जिसको मैं कह देता हूं, यानी कि अगर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट अगर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं तो उस मूवमेंट को मैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट बोल देता हूं। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट मेरे को कितना प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे। स्टेप आपका कितना हो गया था, स्टेप आपका हो गया 3 और 4th की मैं बात करता हूं, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से मेरे को एक चीज पता चल रही है, वो क्या है कि मेरे को इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट में यहां से कैलकुलेट कर लूंगा और ये जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में जो क्लास है, क्लास कौन सा है, वही 41.4.2 पेज नंबर 75। इसके अंदर जो आपका क्लास दिया हुआ है उसी से मैं कर लूंगा कैलकुलेट। और ये इसके लिए मेरे को एक फॉर्मूला गिवन है पेज नंबर 75 पे, Me1 इज इक्वल टू mu प्लस mt। क्या है अपना, mu प्लस mt। और mu अपना क्या है, जो अपना बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ था, जो अपना बेंडिंग मोमेंट आपको गिवन था, बेंडिंग मोमेंट गिवन था। और mt क्या है आपका, ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए जो आपका मोमेंट आया है, जो एक्स्ट्रा मोमेंट आ रहा है तो उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो ये आपका वो मोमेंट हो जाएगा। यानी कि mt आपका क्या होगा, ट्रांसवर्स जो आपका मोमेंट आ रहा है, जो आपका ज्यादा हो रहा था, मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि टाउ वी अगर आपका ग्रेटर देन टाउ सी हो जाता है तो उस केस के अंदर अपन को कौन सा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना है, तो वो यहाँ से यानी कि सेक्शन रिवाइज की अपन बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि मेरा जो mt की वैल्यू क्या आती है, तो mt की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो अपना कोड के अंदर, अपनी कोड जो है IS कोड के अंदर mt का वैल्यू दिया हुआ है, इसको मैं यहां से भी रब कर देता हूं। और यहां तक आपको पता है कि mt का जो वैल्यू दिया है, mt के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया है कोड के अंदर, वो क्या दिया हुआ है, tu/1.7, tu/1.7 और आपका 1 प्लस d/b, ये फॉर्मूला गिवन है किसके लिए, mt के लिए। तो मेरा यहां से पता चल गया मेरा को कि जो मेरा me1 होगा वो क्या हो जाएगा, mu प्लस tu/1.7 1 प्लस d/b। ये चीज मैंने कैलकुलेट कर ली है कि मेरा इक्विवेलेंट जो बेंडिंग मोमेंट है, टोटल इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट मेरा कितना आएगा, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट मेरा कितना आएगा। अब यहां से अपना IS कोड जो कहता है, अपना जो IS कोड डिजाइन के लिए कहता है कि अगर आपका जो टोटल, जो अगर इस टोटल इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की मैं बात करता हूं, अगर ये आपका क्या है, ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये तो आपका टोटल आ गया। टोटल अपना मतलब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की अपन ने बात करी है। जो अपन ने कैलकुलेट किया था जो ये mt कैलकुलेट किया था, तो अगर आपकी जो अल्टीमेट मोमेंट जो दिया हुआ है, अगर अल्टीमेट मोमेंट यानी कि mu जो आपका है, अगर mu आपका क्या है, इससे छोटा रह जाए, यानी कि अगर मैं बात कर सकता हूं कि mt इज ग्रेटर देन, अगर mu हो जाए, mt इज ग्रेटर देन mu हो जाए, देन अपन को क्या करना पड़ेगा, जो आपका जो अपन ने ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाया था, वो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाने के साथ साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन जोन के अंदर भी, फ्लेक्सुरल कंप्रेशन के अंदर भी क्या तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट, जब फ्लेक्सुरल सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो अपना कौन सा होता है, वो था टॉप ऑफ द बीम, ठीक है। टॉप ऑफ द बीम के अंदर अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां से आप लिख लेना, इफ the numerical value if the numerical value mt is greater than mu, उसके बाद में लिखना mt is greater than mu, then longitudinal reinforcement shall be provided on the flexural compression, जिसको मैं कहता हूं टॉप ऑफ द बीम, ठीक है। फ्लेक्सुरल कंप्रेशन फेस या फ्लेक्सुरल कंप्रेशन टॉप ऑफ द बीम फॉर एन इक्विवेलेंट मोमेंट, और वो इक्विवेलेंट मोमेंट कौन सा अपना, वो इक्विवेलेंट मोमेंट अपना कौन सा हो जाएगा, Me2। क्या हो जाएगा, Me2। और इक्विवेलेंट मोमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो आपका हो जाएगा Me2, जो कितना होगा, जो इससे जितना ज्यादा होगा, तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि mt माइनस
एम यू, एम टी माइनस एम यू। तो इसके लिए मेरे को अलग से क्या करना पड़ेगा, अलग से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा टॉप ऑफ द बीम के अंदर। तो यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे आपका ये प्रोवाइड अपन ने करवाया है। तो अब यहां से अगर मैं बात करता हूं कि एम टी माइनस एम यू, तो इसके लिए अपन को एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसके लिए अब यहां से एक चेक अपन लगा देते हैं कि चेक दैट क्या चेक लगाएंगे, चेक अपन लगाएंगे कि जो अपना अल्टीमेट मूवमेंट है, अल्टीमेट जो मूवमेंट है, अगर वो जो अल्टीमेट मूवमेंट है, लिमिटिंग मूवमेंट की मैं बात करता हूं, तो यहां से अपन क्या करेंगे कि जो आपका एम ई वन जो टोटल इक्विवेलेंट मूवमेंट आया था, वो लेस देन अगर मेरा एम लिमिटिंग हो जाता है, ठीक है, एम लिमिटिंग हो जाता है, तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो क्या, मेरा जो डेप्थ होगी वो क्या आ जाएगी, मेरी डेप्थ रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड डेप्थ मेरे को कितने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से आप निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं आपको फॉर्मूला लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, जैसे कि अपन ने बीम के केस में क्या था, कंपेयर किया था एम यू को एम लिमिटिंग से, ठीक है। तो यहां से यही चीज हो जाती है आपकी कि एम ई वन इज इक्वल टू एम लिमिटिंग, ठीक है। और आपको पता है कि एम ई वन इज इक्वल टू एम लिमिटिंग की फॉर्मूला क्या होता है, 0.36 एफ सी के बी डी स्क्वायर एक्स यू मैक्स अपॉन डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स अपॉन डी, ठीक है। तो यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, जब दोनों को बराबर रख देंगे, दोनों को अगर मैं बराबर रख देता हूं, तो यहां से मेरी क्या है, डी रिक्वायर्ड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और डी रिक्वायर्ड हमेशा क्या होता है, मेरा डी जो रिक्वायर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन डी प्रोवाइड होता है, लेस देन डी प्रोवाइड होता है, यानी कि मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड ज्यादा करवा रखा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से मेरा सेक्शन ओके हो जाएगा, यानी कि सेफ फॉर डिजाइन, सेफ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं, जब मैंने ये चेक लगा दिया, तो इसके बाद में क्या करूंगा कि जो अपना एक्स्ट्रा जो मूवमेंट आया था, यानी कि इक्विवेलेंट जो अपना मूवमेंट आया था, या मैं बात करता हूं ME2 की, ठीक है, ME1 या ME2 की, तो उसके लिए भी अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील उसके लिए अपन कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्टील फॉर ME1 एंड ME2, ठीक है, ME1 एंड ME2 वो कब, जब आपका यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि ME1 अगर आपका एक्सीड कर जाए एम लिमिटिंग से एक्सीड कर जाए, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, ME1 एंड ME2 दोनों के लिए अलग अलग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा कि देन, ठीक है। यहां से आप कंडीशन लिख देना कि इफ पहले लेस देन लग जाएगा तो अपन ने वहां से डी रिक्वायर्ड निकाल लिया और अपना काम खत्म। अगर आपका एक्सीड कर जाए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, तो यहां से मैं निकालूंगा देन वी कैलकुलेट, ठीक है, वी कैलकुलेट, ये लगा लेना स्टेप बेटा, आप जो है स्टेप डालते रहना कि स्टेप कौन सा है, 4th है, 5th है, 6th है। मेरे हिसाब से तो ये जो आपका हो गया, कौन सा है, चेक लगा दिया था मैंने, चेक वाला 6 स्टेप हो गया, और ये 7वां स्टेप होगा, ठीक है, 7 स्टेप हो गए, ठीक है। चेक वाला स्टेप आपका उसको 5 कर लेना, आप जो स्टेप अपने हिसाब से बना लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देन वी कैलकुलेट ME1 एंड ME2 और ME1 अपन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ME1 देन वी कैलकुलेट AST, यहाँ पे आगे लिख लेना AST फॉर, यानी कि एरिया ऑफ स्टील फॉर ME1 एंड ME2 के लिए जो है कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि AST इज इक्वल टू, अब मैं वो फॉर्मूला लिखूंगा जो मैं आपसे काफी दिनों से बोलता आ रहा हूं कि AST निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला अपना क्या होता है, 0.5 FCK अपॉन 0.5 FCK अपॉन FI, थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला, मेरे को याद नहीं रहता, इसलिए मैं जो देख के लिख देता हूं, 0.5 FCK अपॉन FI ब्रैकेट 1 माइनस रूट ऑफ 0.4 ये ना, हाँ सॉरी 4.6, 1 माइनस फिर 1 माइनस 4.6 FCK अपॉन FCK FI है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे होगा आपका 4.6 ME1, जो मूवमेंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, ऊपर मूवमेंट रहता है हमेशा, ME1 या फिर ME2। अगर ME1 के लिए निकाल रहे हो तो ME1 रख देना, ME2 के निकाल रहे हो तो ME2 यहाँ पर रख सकते हैं। 4.6 ME1 ME2 अपॉन आपका कहता है FCK BD स्क्वायर, और यहाँ पे आप जो क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यानी कि B into D से, सॉरी
बी इंटू डी से। तो इससे भी आप जो है एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी आपका एक एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। नहीं तो बाकी मैंने आपको बता रखा है कि वो तो अपना रामबाण इलाज है, ठीक है, वो तो अपना सदाबहार है कि अगर आपको ME1 के लिए निकालना है तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, ME1 रख देना और नीचे रख देना 0.87 FY/D1 - 0.42 XU मैक्सिमम अपॉन डी, जो भी आपका फॉर्मूला होता है। M1 निकालो तो ME1, ME2 की निकालो तो ME2। बाकी जो यूनिवर्सल की अगर अपन बात करें तो यूनिवर्सल फॉर्मूला आपका ये दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला आपको गिवन है और इसी फॉर्मूले से आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मैंने कैलकुलेट कर लिया AST तो मैं क्या करूंगा कि स्टील बार्स लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहां से कितना जो प्रोवाइड करवाना है, तो नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हैं स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 8 आप क्या लिखेंगे, प्रोवाइड स्टील बार्स लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, प्रोवाइड स्टील बार इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शंस एट बॉटम फॉर ME1 के लिए बॉटम में प्रोवाइड करवाएंगे एंड टॉप फॉर ME2, टॉप के अंदर करवाएंगे फॉर ME2 के लिए इफ एक्सीड, अगर ये आपका एक्सीड करता है तो उसी इफ एक्सीड्स, तो ये कंडीशन आपकी लगती है तभी अपन क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाया है अपन ने, जो टोटल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाया था, तो उसको अपन एक बार चेक कर लेंगे कि आपका मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए, वो आपका मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से अपन एक चेक लगा देंगे। वो चेक क्या हो जाएगा आपका कि यहां से आप स्टेप नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूं, स्टेप नंबर 9, ठीक है, स्टेप नंबर 9 अपना क्या हो जाएगा, AST जो अपने निकाला था वो आपका हमेशा ग्रेटर देन AST मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, AST मिनिमम होना चाहिए। और आपको पता है AST मिनिमम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, आपको दिया हुआ है कोड के अंदर, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, AST मिनिमम के लिए 0.85 BD अपॉन 0.85 BD अपॉन FY, ये फॉर्मूला आपका AST मिनिमम निकालने के लिए अपन यूज करते हैं। तो ये हमेशा ज्यादा ही रहेगा, आपको ज्यादा ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट अपन जो है निकाल लेंगे कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कितना आता है, उसके बाद में अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अगर डिजाइन स्टेप्स की बात करें तो यही स्टेप्स इसके अंदर अपन फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 क्या हो जाएगा मेरा, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है ना, हाँ सॉरी, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की आपको जो है कोड के अंदर दिया हुआ है, कहां पे, क्लास नंबर 41.4.2 बने 3 पे, सॉरी 2 पे 3 पे दिया हुआ है, 3 पे। और अगर पेज नंबर की बात करूं तो वो आपका है 75 पेज पे आपका गिवन है कि इसके अंदर आपको गिवन है कि 2 लेग्ड, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये आप देख रहे होंगे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट 41.4.3, ठीक है, कोड के अंदर जो अपना IS कोड है कितना 4562,000। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ 2 लेग्ड क्लोज्ड हूप्स एनक्लोजिंग द कॉर्नर लॉन्गिट्यूडिनल बार सेल हैव बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ASB गिवन बाय, ठीक है, उसके बाद में ये फॉर्मूला आपको लिख देना है और उसके बाद में चेक लगा देना है कि बट द टोटल ट्रांसफर रेनफोर्समेंट सेल नॉट बी लेस देन, इस वाले से जो आपका कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट के लिए आपका फॉर्मूला गिवन है ASV इज इक्वल टू TU, सॉरी आपका हो जाएगा हाँ TU SV अपॉन आपका है B1 D1 0.87 FY, ठीक है, एक तो ये हो गया, प्लस दूसरा कोर्स का अपना मोमेंट के लिए तो MU SV टॉर्जन के सॉरी VU MU नहीं VU इंटू SV जो अपना सीयर आया था, VU SV अपॉन कौन सा अपना, वो हो जाएगा अपना 2.5 D1 0.87 FY, ठीक है, 0.87 FY, ये आपका एक फॉर्मूला गिवन है कोड के अंदर, ठीक है, कोड के अंदर। और आपको पता है कि B1 और D1 क्या है, B1 और D1 जब स्टार्टिंग में अपन ने एक डायग्राम से समझा था, तो आपके जो कॉर्नर जो बार थी बीम के अंदर,
इस तरीके से अपन डायग्राम बनाया था। तो कॉर्नर बार के जो मिडिल से लेके मिडिल तक का जो डिस्टेंस था ये तो होगा D1 और ये वाला डिस्टेंस था ये आपका क्या है B1 की बात अपन ने करी थी। ठीक है, ये अपना क्या होगा B1 एंड D1 की अपन ने बात करी थी जब स्टार्टिंग में मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ किया था। तो यहां से अपन ने निकाले ASV। अब ASV के अंदर जो ये आपका TU इंटू ASV लिखा हुआ है, ये ASV क्या आपका ये स्पेसिंग है कि जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा रहे हो तो उनकी स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ASV इज इक्वल टू स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स ऑफ जो आपने स्टीरअप्स प्रोवाइड करवाई है, स्टीरअप्स रेनफोर्समेंट, स्टीरअप रेनफोर्समेंट के लिए आपका ये स्पेसिंग है। और इसकी भी क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, बट ये जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बट ASV इज नॉट लेस देन किससे, ये आपका फॉर्मूला गिवन है टाउ VE माइनस टाउ सी B इंटू SV अपॉन 0.87 FY इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये जो वैल्यू आएगी, इससे जो वैल्यू निकाली है वो इससे कम नहीं आनी चाहिए। ये कंडीशन अपन को कोड कहता है, अपना IS कोड के अकॉर्डिंग अपन डिजाइन कर रहे हैं, जिसको अपन IS कोड मेथड बोलते हैं। अब अगर आगे मैं बात करता हूं, आगे अपन बात करते हैं क्या कि जब ये ASV जो आपका स्पेसिंग की बात कर रहा था, तो ये ASV की वैल्यू की कुछ क्राइटेरिया होता है। तो ये सबसे पहले तो आपका नॉट लेस देन 300 होना चाहिए, 300 mm से कम नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये, सॉरी नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन तो हो गई, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन आपका 300 mm होना चाहिए। ASV की अगर मैं बात करूं तो ये आपका लेस देन x होना चाहिए, और ASV की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका क्या होता है लेस देन x प्लस वाई अपॉन 4 होना चाहिए। तो तीन वैल्यू है एसवी की, ठीक है, एसवी की तीन वैल्यू निकल के आती है। तो इन तीनों से आपका जो कंडीशंस ये जो आपकी फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। और एक्स वाई आपको पता है क्या है, जो स्टीरअप्स जो प्रोवाइड करवाए थे, जैसा कि अपने डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके से, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। तो जो स्टीरअप्स प्रोवाइड करवाया था इस तरीके से, तो जो ये आपका यानी कि इसके सेंटर से, इस स्टीरअप से सेंटर से ये जो सेंटर की डिस्टेंस थी एक्स एक्सिस के अलोंग देखूं मैं, ठीक है, ये तो आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग देखूं एक्स, और ये आपकी वाई, ठीक है, ये आपकी वाई। तो ये कंडीशंस आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी क्योंकि आगे काम आने वाली है, तो अपन यहाँ से देख लिया है। आई होप ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और यहाँ तक ये अपन को क्या है कि ये स्टेप्स अपन को फॉलो करने होते हैं, क्योंकि स्पेसिंग निकाल दी मैंने और उसके अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा दिया है अपने बीम के अंदर इस स्पेसिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो अपना क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। आज क्लास के अंदर इतना ही, ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।